ज्यादा टेंशन मत लो, उसने धीरे से कहा। मैंने सुना है लॉर्ड राफेल अब पहले से काफी सॉफ्ट हो गए हैं। डोनोवन अपने डेस्क पे बैठा था, सामने रखे कागजों को घूर रहा था। क्या एक ही बार का बैंक्वेट इतना महंगा पड़ता है, या फिर मैं ही ज्यादा खर्च कर रहा हूँ? उसने थोड़ा सांस लेकर कहा। आशा तो इन सब काम में बहुत अच्छी थी, लगता है ये लॉर्ड वाला पोजीशन मेरे बस का नहीं। उसने थोड़ा हैरान होते हुए बोला। चलो दोबारा शुरू करता हूँ। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। माय लॉर्ड, अंदर है आप? हाँ हाँ, आ जाओ, उसने थोड़ा घबरा कर कहा। डोरथी अंदर आई। आप अभी तक जागे हुए हो? इतना काम है क्या? ना बस थोड़ा सा, कुछ खास नहीं, उसने जल्दी से कहा। सोचता है अगर उसे पता चल गया कि मुझे दिक्कत हो रही है तो वह समझेगी मैं कमजोर हूँ। बस नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा टाइम पास कर रहा था, उसने कहा। डोरथी ने कहा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मैं देख लूं क्या? वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने कागज उठा लिया। अच्छा, तो बैंक्वेट का बजट बना रहे हो आप? हाँ हाँ वही, उसने धीरे से कहा। तो छुपाया क्यों? इसलिए कि आपको लगता था मैं हंसूंगी, या ये सोच लिया कि मैं समझूंगी कि आपको ये सब नहीं आता? डोनोवन चुप रहा। आपको इतना बड़ा वेलकम प्लान करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। पापा तो इसे वेस्ट बोलेंगे, इतने डेकोरेशन की भी जरूरत नहीं। और चाय वाली लिस्ट में ये महंगी वाली क्यों? थोड़ा सिंपल ले लीजिए। डोनोवन ने सर हिलाकर कहा। ठीक है, थैंक यू लेडी डोरथी, आप भी इन सब में काफी अच्छी हो। इंपीरियल पैलेस का बजट हैंडल करना एम्प्रेस की जिम्मेदारी होती थी, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। पापा ने इंश्योर किया था कि मैं सब कुछ सीख लूं, अब लगता है वो ज्ञान काम आ रहा है। थोड़ा साइलेंस रहा। चलिए फिर मिलकर काम करते हैं, उसने पूछा। हाँ चलो, आज ही पूरा कर लेते हैं, डोनोवन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन बाद प्रीवस्ट के महल के बाहर लाल कारपेट बिछा गया था। डोरथिया और डोनोवन दरवाजे के पास खड़े थे। काफी टाइम हो गया फादर, डोरथी ने कहा। हाँ बिल्कुल, लॉर्ड राफेल बोले। काउंट प्रीवोस्ट, आपको भी काफी दिन बाद देख रहा हूँ। यात्रा के बाद आप थक गए होंगे, क्या पहले खाना खा ले? डोनोवन ने पूछा। हाँ चलो, टेबल पर ही बात करते हैं, राफेल बोला। डोनोवन ने कहा, मुझे पता नहीं था आपको क्या पसंद आएगा, तो मैंने अलग अलग डिशेस बनवाई हैं। राफेल ने एक बाइट ली और बोला, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इंपीरियल पैलेस जैसा स्वाद है। डोनोवन मुस्कुराकर बोला, आपका ऐसा कहना मेरे लिए गर्व की बात है। आप भी खाइए ना, सिर्फ मुझे देख क्यों रहे हैं? गिल्स ने जवाब दिया। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद राफेल ने पूछा, शादी कब करने का प्लान है? डोनोवन ने सीधा जवाब दिया, जल्द से जल्द। डोरथी तो पहले ही प्रीवोस्ट की मिस्ट्रेस की तरह सब कुछ संभाल रही है, तो अब बस ऑफिशियल करना बाकी है। डोरथी ने धीरे से कहा, ये तो सही है, पर क्या आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं काउंटेस बन जाऊंगी। राफेल ने थोड़ा गहरी सांस ली। अब मना करने से क्या फायदा, तुम तो वैसे भी अपने रास्ते खुद चुनती हो, और अगर मैं अपोज करना चाहता तो ये सब यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। डोरथी ने हल्का सा स्माइल किया। मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे। राफेल ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर ली है, अब मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हें मुझ पे गर्व हो। फिर उसने पूछा, वैसे डिलीवरी डेट कब है? सेरेमनी उससे पहले कर लेते हैं। डोरथी तुरंत रुक गई। मुझे माफ कीजिए, ये झूठ था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? राफेल की आवाज तेज हो गई। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? लंबे साइलेंस के बाद उसने कहा, समझ गया, तुम काउंट प्रीवोस्ट के साथ रहना चाहती थी, इतना कि झूठ तक बोल दिया। शायद आशा सही थी, शायद मैं सच में बदल रहा हूँ। कुछ महीने बाद कार्लाइस और आशा गाड़ी में प्रीवोस्ट जा रहे थे। आज तो प्रीवोस्ट पहचान में ही नहीं आ रहा, आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्लाइस बोला, बिल्कुल, पहली बार जब आया था तो लगा था गाड़ी टूट जाएगी। आशा हंसी। देखो डेकर ने कितना मेहनत किया है, मुझे नहीं लगा था मैं अपने जिंदगी में इतना बदलाव देखूंगी। फाउंडेशन तो तुमने रखा था ना, कार्लाइस बोला। आशा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे एफर्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे। गाड़ी रुक गई, हम आ गए, ड्राइवर ने बोला। काफी एक्साइटेड लग रहे हो, आशा ने छेड़ा। एक्साइटेड होने जैसा क्या है? कार्लाइस ने हंसी में कहा। मुझे बस ये फिक्र है
कहीं गेस्ट ज्यादा तो नहीं आ गए? ज्यादा गेस्ट भी प्रॉब्लम ही है, आशा ने कहा। वेन्यू बाहर शिफ्ट करना पड़ा और सीट्स भी कम ही हैं। कार्यक्रम शुरू होने वाला है, सब शांत हो जाइए, किसी ने कहा। सब लोग अपनी सीट पर बैठ गए। कार्लाइस और आशा ने दरवाजे की तरफ देखा, सब ठीक तो है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लियोनिल, जो डेकर के कमरे में जाकर कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हो? बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं, वक्त हो गया है। डोनोवन ने खिड़की की तरफ देखा, फिर क्लॉक की तरफ। इतना लेट हो गया है? उसने धीरे से बोला, थोड़ा कंफ्यूज सा। लियोनिल ने कहा, हाँ, क्योंकि ग्रूम नहीं आया तो सब गेस्ट और लेडी डोरथिया थोड़ा घबरा गए हैं, लियोनिल ने बताया। डोनोवन ने अपने बालों में हाथ फिराया, चेहरा टेंशन से थोड़ा तना था। मैं ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा? उसने हल्की सी सांस लेकर पूछा, अपने कोट का कॉलर थोड़ा ठीक करते हुए। लियोनिल मुस्कुराया और उसने सीने पे हाथ रखकर बोला, बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे लियोनिल भी अच्छा ही लग रहा है। हॉल से अनाउंसमेंट गूंज उठी, ग्रूम प्लीज एंटर। डोनोवन ने गहरी सांस ली, कंधे सीधे किए और आगे बढ़ा। उसके जूते की हल्की सी क्लिक करते हुए आवाज हॉल में गूंज उठी, जैसे हर कदम में एक नई कॉन्फिडेंस हो। दरवाजे खुले और सब लोग चुप हो गए। सबकी नजर उस पर टिक गई। जो पहले ऑकवर्ड और शाय लॉर्ड था, अब पूरी शांति और गरिमा के साथ चल रहा था। वाओ, डोनोवन तो आज बिल्कुल अलग लग रहा है, आशा ने साइड से कहा। उसके टोन में सच्ची हैरानी थी। कार्लाइस उसके पास झुककर मुस्कुराया और कहा, क्या हुआ, दोबारा मुझ पे फिदा हो गई क्या? आशा ने आंखें घुमाई, बकवास बंद करो। उसके गाल पर हल्की सी लाली आ गई। नाउ द ब्राइड प्लीज एंटर, प्रीस्ट ने कहा। दरवाजा खुला, सब कहते रह गए। डोरथी अंदर आई। उसका गाउन इतना ग्रेसफुल ट्रेल कर रहा था जैसे हवा में बह रहा हो। उसके हाथ में उसके फादर का हाथ था। लगता है दोनों के बीच सब ठीक हो गया, आशा ने धीरे से कहा। ये तो अच्छा हुआ, कार्लाइस ने जवाब दिया। डोनोवन आगे बढ़ा और डोरथी का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ पल चुप रहा, फिर उसने झुककर उसके हाथ को किस किया। आंखें कभी उससे हटी नहीं। हॉल में धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंज उठी, गर्माहट और खुशी से भरी हुई। आशा, किसी ने पीछे से पुकारा। वो पलटकर देखती है, डेला और नीना। वो दोनों उसके पास आई, झुककर बोली, हेलो योर मैजेस्टी, इतना टाइम हो गया तुम दोनों को देखे हुए, आशा बोली और उन्हें झटके से गले लगा लिया। डेला, तुम्हारा हाथ अब कैसा है? डेला ने अपने साइड को देखा, फिर मुस्कुराई। पूरा ठीक तो नहीं हुआ, पर लगता है ऊपर वाले ने बचा लिया। आशा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का सा दर्द और प्यार था। नीना, सुना है तुम डोरथी की पर्सनल मेड बन गई हो, मुश्किल तो नहीं हो रही कोई? नीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, नई काउंटेस भी बहुत शर्मिली और दयालु है, बिल्कुल आप ही की तरह। आशा ने आंख उठाई, मैं शर्मिली और दयालु? नीना ने सीधे मन से कहा, हाँ बिल्कुल। तभी एक जवान आदमी आशा के पास आया, पूरे एटिक्वेट के साथ बोला, वी ग्रीट हर मैजेस्टी द एम्प्रेस। आशा हंसी, अरे भगवान, सब लोग कितने तमीजदार हो गए हो यहाँ पर। सब ठीक तो है? हाँ, सब काउंट साहब का शुक्रिया है, उन्होंने सबका बहुत ख्याल रखा है। क्या प्रिवोस्ट अब बिल्कुल बदल गया है? किसी ने आसपास कहा। हाँ, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, आशा बोली। उसकी आवाज में नॉस्टैल्जिया था। आसपास हल्की बातें, हंसी, ग्लासों की क्लिंकिंग, सब में सुकून था। बहुत दिन बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। रात में कार्लाइस खिड़की के पास खड़ा था। काफी टाइम हो गया इस सीनरी को देखे हुए। आशा उसके पास आई, शहर की चमकती रोशनियों को देखती हुई बोली, लगता है अभी भी फेस्टिवल चल रहा है। कार्लाइस ने कहा, याद है प्रीवुस्ट का पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल? आशा मुस्कुराई, शैबी तो था पर दिलचस्प भी। सब लोग इतने खुश थे, लगा जैसे स्वर्ग जैसी जगह हो। लेकिन अब ऐसे दृश्य हमेशा ही देखने मिलेंगे प्रीवुस्ट में, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में चमक थी, और फिर कुछ बुरा भी हो सकता है। कार्लाइस बोला, बिल्कुल सही कहा। जब इतना पैसा आएगा तो नए लोग भी आएंगे, फिर झगड़े होंगे, पैसे के चक्कर में कुछ लोग गलत काम भी करेंगे। आशा ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, डेकर संभाल लेगा, उसके पास
एक अलग ही इंस्टिंक्ट है। जो लोग हमें इग्नोर करते हैं या पीछे कुछ और सोच रहे होते हैं, उन्हें वो तुरंत पहचान लेता है। कार्लाइस थोड़ा झुका, क्यूरियस टोन में बोला, और जब तुम्हें पता चल जाता है कौन ऐसा है, तब तुम क्या करती हो? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी डोरथी है ना, वो डेकर के कमियों को पूरी तरह कवर कर लेगी। कार्लाइस के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई, पर उसकी आंखों में रियलिटी का बोझ अब भी था। मुश्किल तो हमारे लिए कैपिटल में भी कम नहीं, उसने धीरे से कहा। वहाँ भी उतने ही काम पेंडिंग हैं जितने प्रीवोस्ट में हैं, और अब भी बहुत लोग हैं जो हमारे खिलाफ है। आशा ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, मैं तो डर नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। कार्लाइस ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और धीरे से बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे भी कोई डर नहीं। और दोनों के बीच एक हल्की सी लंबे वक्त तक किस हो गई। शांत रात में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। कैसा लग रहा है अब दोबारा देखकर? कार्लाइस ने पूछा, एक नेकलेस उठाते हुए जो उसकी उंगलियों में हल्की सी चमक रहा था। आशा की आंखें थोड़ी फैल गई, यादें एकदम से उभर आई। ये ऐसा ही था, उसने धीरे से कहा। अजीब गरीब लगता है, उन दिनों की यादें अब धुंधली सी हो गई हैं। उन यादों को भुलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? कार्लाइस ने पूछा। आशा ने सर हिलाकर कहा, नहीं, वो यादें दर्दनाक जरूर है, पर मैं उन्हें मिटाना नहीं चाहती, क्योंकि वही तो वो दिन थे जब हमने मिलकर प्रिवोस्ट को बचाया था। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। उसने नेकलेस को पकड़ा और उंगली उसके ठंडे मेटल पर घुमाई। मेरे पिता के बाद मेरे बड़े भाई, और आखिर में सिर्फ मैं बची थी जो बारबेरियंस को रोक रखी थी, उसने कहा। कार्लाइस उसे देखता रहा। उसके दिल में दर्द का एक बोझ भर गया। जितना मैं तुम्हें सुनता हूँ उतना ही मुझे क्यूरियोसिटी होती है। तुम्हारे पिता आमिर परवेज और तुम्हारे भाई कैसे लोग थे? उसने पूछा। आशा ने हल्की सी मुस्कान दी। हम लोग ज्यादा इमोशनल नहीं थे, पर पता नहीं, उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद चमकी। मेयर की बेटी तलवार चलाने की जिद क्यों कर रही है? उसके भाई ने कहा था। चुप रहो, छोटी आशा ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था और हाथ में भारी तलवार थी। कितनी क्यूट लग रही है ना ये। ध्यान से, अगर ऐसे हिलाओगी तो खुद चोट खाओगी, भाई ने कहा। फिर सिखाओ ना, उसने जवाब दिया। आवाज कांप रही थी, डर से नहीं, जिद से। पीछे से किसी ने कहा, लो, फिर से शुरू हो गई। आशा का दूसरा बड़ा भाई बोला, अगर आशा सच में सीखना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, पर प्रॉब्लम माँ है। उनकी माँ ने उस वक्त कहा था, आशा, तुम खूबसूरत हो, और उसके घने बालों पर हाथ फिराया था। आशा ने ऊपर देखा। माँ का चेहरा नर्म था, पर आंखों में एक दीवार सी थी जिसे आशा कभी तोड़ नहीं पाई। तुम्हारे भाई अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, माँ ने कहा, कप में चाय डालते हुए। तुम लड़की हो आशा, खतरनाक काम मत करो। उसकी माँ ने एक एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में कप, और उसका एक जूड़ा बना था। पर आशा के दिल में एक तूफान था। मेरे साथ थोड़ा चाय लो बेटा, माँ बोली, दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई। मैं और पत्तियां ले आती हूँ, चुपचाप यहीं पर बैठो। दरवाजा बंद हुआ। आशा वही खड़ी रही, आंखों में आग सी थी। अब मेरे पास वक्त नहीं है, उसने अपने आप से कहा। बाल उठाकर सर हिला दिया। गुस्सा और जज्बा दोनों उबल रहे थे। फिर वो सीढ़ियां चढ़ गई, इतनी तेज कि जैसे हवा में उड़ रही हो। ऊपर पहुंचकर रेलिंग के पास झुक गई। नीचे ट्रेनिंग यार्ड में देखा, उसके भाई तलवारें टकरा रहे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मुझे नहीं पता बारबेरियंस कब आएंगे, पर मैं नीचे बैठकर चाय नहीं पी सकती, उसने सोचा। नीचे उसकी माँ लॉन्ज में आई, खुशी से हमिंग करते हुए दरवाजा खोला। आशा बेटा, बहुत देर तो नहीं हो गई? पर कप हवा में ही रुक गया। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। कमरा खाली था। आशा का कहीं कोई पता नहीं था। तब तक आशा अपने कमरे में थी और कपड़े बदल रही थी। उसने जूते उतारे, अपनी फ्रॉक खोल के बेड पर फेंक दी। उसके छोटे हाथ तेज तेज चल रहे थे। उसने एक सिंपल पैंट और शर्ट पहनी जो उसने अपने बड़े भाइयों में से किसी से चुपके से उठा ली थी।
अरे यही तो छोड़ी थी, मिल गई, उसने खुद से कहा। फिर उसने बुक शेल्फ के पीछे से एक लंबी लकड़ी निकाली। असली तलवार तो नहीं थी, पर अभी के लिए काफी थी। उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ा, सांस संभाली और धीरे से बोला, तलवार हमेशा दोनों हाथों से पकड़नी चाहिए, जैसे अपने भाई की बातें याद कर रही हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, मैं हो आशा, विंसेंट। वो एकदम से मुड़ गई, थोड़ी घबरा गई, फिर चैन की सांस ली। ओह, तुम हो भाई। विंसेंट अंदर आया, वह सिकुड़ते हुए बोला, ये सब क्या कर रही हो, जवाब क्यों नहीं दिया। आशा बोली, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो भाई, अंदर आओ ना जल्दी। अरे आशा, वो बोलता ही था कि आशा ने उसके हाथ पकड़ लिया। मुझे तलवार चलाना सिखाओ प्लीज, उसने जोश में कहा। आंखें चमक रही थी। यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तुम। विंसेंट ने कमरे में इधर उधर देखा। आशा ने दिखाया, यह देखो, जब मैं तलवार घुमाती हूँ तो मेरी बॉडी हिलती ही रहती है। विंसेंट ने स्टिक ली और बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम तलवार को डायगोनली घुमाती हो, सीधे लाइन में घुमाना होता है, ऐसे। उसने एकदम स्मूथ मोशन में दिखाया। हाँ हाँ, बस ऐसे ही, आशा ने एक्साइटमेंट में बोला। बाहर दो भाई ट्रेनिंग के बाद थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर थी। यार, क्या हुआ, इतने सांस क्यों भर रहे हो, एक ने पूछा। भाई, मुझ में तलवार चलाने का टैलेंट नहीं है क्या, दूसरे ने पूछा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, पहले ने बोला। बस लगता है आशा मुझसे अच्छी है। रुको आशा, तुम कहीं उसे तलवार चलाना तो नहीं सिखा रहे ना, माँ से छुप के। श्श, अगर माँ को पता चला तो हमारी बैंड बज जाएगी। पर एक बार उसकी प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी, गलत सीखेगी तो और बुरा होगा। 2 साल बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में लकड़ी की तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। आशा खेतों में दौड़ती हुई पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा फोकस थी। उसका भाई पीछे से बोला, तलवारबाजी इंपॉर्टेंट है, पर स्टैमिना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी समझ गई, आशा ने सांस संभालते हुए कहा। तभी एक नौकर आया। यंग मिस, मैडम बुला रही है। आशा ने तलवार जेंटली रैक पर रखी और माँ के ड्राइंग रूम में गई। कर्टन से रोशनी आ रही थी। माँ के हाथ में एक सिल्क का ड्रेस था। आशा, ये देखो, ये सिल्क से बना हुआ है और इसे मैंने बनाया है। जल्दी ही विस्काउंट लिंटन के घर एक बैंक्वेट है, तुम वहाँ ये पहनोगी। मुझे नहीं पहनना, आशा ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पहनना, क्यों आशा, माँ की आवाज थोड़ी तेज हो गई, दुख और गुस्सा दोनों मिलकर। तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम्हें अब ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़ा एटिक्वेट सीखो। आशा आगे बढ़ी और कहा, अगर मैं ऐसे फैंसी कपड़े पहन भी लूं और अगर बारबेरियंस मिल गए तो क्या, मैं एक अच्छे कपड़ों में लगी लाश बन जाऊंगी ना। ये बात माँ के दिल पर चोट कर गई। वो थोड़ी कांपी। आशा, ऐसा कैसे कह दिया तुमने, मैं तो ये सब इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम अच्छे घर में शादी करके सेफ रहो। आशा की आंखें पत्थर सी हो गई। आप चाहती है वे यहाँ से भाग जाओ, पर मैं नहीं भागूंगी, मैं इस हिल से लड़ूंगी। माँ ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम छोटी हो, कुछ नहीं जानती, चुपचाप ये ड्रेस पहनो। आशा चीख उठी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पहनना। और ये कहकर उसने ड्रेस माँ के हाथ से खींचा और जमीन पर फेंक दिया। मैं ग्रीवोस्ट के वॉरियर बनूंगी, उसने जोर से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उसका सांस तेज था, आंखों में आग थी। पीछे माँ ने कपड़े उठाए कांपती हुई उंगलियों से और उस टूटे हुए सिल्क को देखती रही। अगले साल माँ चली गई। उन्होंने आशा के पिता से तलाक ले लिया और अपने घर वापस चली गई। किसी ने रोक टोक नहीं की, इम्पेरियल फैमिली ने भी कुछ नहीं कहा। एक सुबह आशा ने पिता से पूछा, आप ठीक तो है ना। पिता मुस्कुरा दिए, थके हुए चेहरे के साथ। हाँ, शुक्र है, अब तुम्हारी माँ को यह दुख नहीं सहना पड़ेगा। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, चाय उठाई और बोला, तुम्हारी माँ एक टिपिकल नोबल लेडी थी, रात भर रोती थी, प्रार्थना करती थी और हमेशा जहर साथ रखती थी अगर कभी किला टूट जाए। आशा चुप थी। उसने कहा, शायद माँ यहाँ से थक गई थी मेरी वजह से।
उसने धीरे से कहा। पिता ने पूछा, तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ कि तुमने उसे बचा लिया? आशा ने सीधा देखा। आवाज में डिटर्मिनेशन था। अभी थैंक यू मत कहो, मैं आपको भी बचाऊंगी। पिता हैरान हुए, फिर उनकी आंखों में गर्व चमका। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। शाम को कोर्टयार्ड में मशालों की रोशनी में आशा के पिता उसके सामने खड़े थे। कल से तुम ऑफिशियल ट्रेनिंग ग्राउंड ज्वाइन करोगी, उन्होंने कहा। आशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। जी पिताजी, उसने जोर से बोला। उसकी आवाज में जज्बा था। सालों बाद उसने पहली बार खुशी महसूस की, जैसे दिल में आग जल गई हो। फिर धीरे से उसने कहा, 1 साल बाद मैंने पहली बार बारबीन से लड़ा। आग के पास बैठी हुई आशा की आवाज नर्म से निकली। कार्लाइस ने उसकी तरफ देखा। आंखों में चिंता थी। मुश्किल रहा होगा, उसने कहा। आशा चुप रही। उसकी नजर आसमान की तरफ थी। हवा तेज थी। मेरे भाई तो मुझसे भी छोटी उम्र में लड़ने लगे थे। मैं उन्हें या पिता को नहीं बचा पाई, पर कम से कम मैंने हमें बचाया। उसकी आवाज थोड़ी टूट गई। कार्लाइस ने हाथ बढ़ाया। कार्लाइस का चेहरा, जो हमेशा सीरियस रहता था, उस पल पहली बार थोड़ा नर्म पड़ा। उसने धीरे से आशा को अपनी बाहों में ले लिया, बिना कुछ कहे, बस उसके कांपते हुए शरीर को अपनी चाह में छुपाते हुए। अब से मैं तुम्हारा परिवार हूँ, उसने धीरे से कहा। आशा की आंखें हल्की सी फटकी। उसने पहली बार ये लफ्ज इतने साफ और सच्चे तरीके से सुने थे। कार्लाइस ने उसे और कस लिया, क्योंकि लॉर्ड आमिर और तुम्हारे भाई अब नहीं कर सकते। मैं हर कदम पे तुमसे मोहब्बत करूंगा। आशा का गला भर आया। उसने अपनी उंगलियों से उसके रोब का कपड़ा मजबूती से पकड़ लिया। मैं भी वही महसूस करती हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें वो सारा प्यार दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिल सका। 1 साल बाद आशा के हाथ में एक स्क्रोल थोड़ा कांप गया। उसकी आंखों में हैरानी थी जब उसने पढ़ा, एक मॉन्स्टर पूरे एम्पायर के ईस्टर्न रीजन में दिखाई दिया है, उसने धीरे से कहा, दिल में एक घबराहट के साथ। कार्लाइस ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और लगता है ये काफी खतरनाक प्राणी है। आशा ने बोहे सिकोड़ी। मुझे लगा था बॉर्डर पर सारा कर्स्ट एनर्जी तो गैब्रियल ने एब्जॉर्व कर ली थी। उसके दिमाग तेजी से सोचने लगा। पॉलिटिकल अनरेस्ट, अपनी अथॉरिटी, और अब ये नया थ्रेट। तुम्हें लगता है सिर्फ एम्पेरियल नाइट्स से काम चल जाएगा, उसने पूछा। पर्सनल ने थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, आप खुद चलना चाहती है, उनमें थोड़ा भरोसा कीजिए। पिछले साल से वो काफी मजबूत हुए हैं। आशा ने आंखें तीखी करते हुए कहा, 1 साल में कोई इतना बदल नहीं सकता। कार्लाइस ने उसके तरफ देखा। उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, और तुम्हें, क्या तुम ठीक रहोगी आशा? मैं? क्यों? आशा ने हैरानी से पूछा। कार्लाइस ने गहरी सांस लेकर कहा, यह पहली बार होगा जब तुम एम्पायर के सामने अकेले खड़ी होगी। लोग होंगे जो तुम्हें नीचा देखने की कोशिश करेंगे। अगले दिन इंपेरियल मीटिंग हॉल में नोबलमैन सीधी लाइन में बैठे थे। हॉल में घूमती हुई महक भी उनके अंदर के डर को नहीं छुपा पा रही थी। आशा सामने खड़ी थी, काले रॉयल रोब में, क्राउन थोड़ा झुका हुआ, पर चेहरे पर पूरी शक्ति के साथ। योर मैजेस्टी, एक बुजुर्ग नोबल खड़ा हुआ। बैठक शुरू होने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आशा ने शांत नजर से देखा। कहो। हम सब एम्परर के वंश के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। आशा ने अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखा। पिछले एम्पायर को भी हायर होने में दिक्कत हुई थी, तो हम सोच रहे थे अगर आप इजाज़त दें तो एम्परर को एक और कॉन्सर्ट मिल जाए तो बेहतर होगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने आंखें नीचे कर ली। आशा ने अपने नेल्स अपने हाथों में धंसा दिए। तो तुम लोग 1 साल के अंदर ही किसी कपल पर बच्चा पैदा करने का प्रेशर डाल रहे हो, और ऊपर से एक और औरत लाने की सलाह भी दे रहे हो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हम तो बस एम्पायर के फ्यूचर के लिए चिंता कर रहे हैं, नोबल ने बोला। आशा ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर इतनी चिंता थी तो सीधा एम्परर से बात क्यों नहीं की? वो, हमें लगा उनके लिए आपसे ये बात करना मुश्किल होगा। आशा के चेहरे पे हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। क्या अजीब वजह है। तुम्हें पता है ना, ये सॉफ्ट रीजन
के अंदर आता है। पूरा हॉल खामोश हो गया। सर लियोनिल, जी योर मैजेस्टी, आर्टिकल 222 सुनाओ, इंपीरियल क्रिमिनल कोड का। लियोनिल की आवाज तेज और साफ थी। आर्टिकल 222 के मुताबिक इंपीरियल फैमिली सबसे ऊपर होती है। जो भी उनकी बेइज्जती करे या उन्हें बदनाम करे उसे मौत तक की सजा दी जा सकती है। आशा ने सीधे कहा, इन सबको कस्टडी में लो। इन्होंने मुझे इंसल्ट किया है और एम्पायर के ऑनर को चोट पहुंचाई है। सब नोबल्स के चेहरे पे सफेदी छा गई। योर मैजेस्टी, दया कीजिए। लियोनिल बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अंदर से सोच रहा था, अगर एम्परर यहाँ होता तो उन लोगों के गले पे तलवार होती अब तक। बाद में इंपीरियल हॉल में उन्होंने तुमसे ये सब कहा? कार्लाइस की आवाज ठंडी और तेज थी। आशा ने सब कुछ समझाया। कार्लाइस ने धीरे से कहा, तुम्हें वहीं पे उनका हाथ काट देना चाहिए था। आशा ने गहरी सांस लेकर कहा, इतने सारे नोबल्स को मार देना, उसे तो पूरा एम्पायर में अफरा तफरी मच जाती है। और वैसे भी वो मेरे दुश्मन नहीं है। अगर हम सिर्फ उन्हें वार्न कर देते हैं कि ऐसा दोबारा ना करें तो क्या ये ज्यादा सॉफ्ट पड़ता? कार्लाइस ने थोड़ा चुप रहकर कहा, नहीं तुम सही कह रही हो। उसने नजर थोड़ी साइड में की, फिर धीरे से बोला, गलती मेरी ही है। शायद मैं इतना उदास और बेपरवाह लगता हूँ कि उन्हें हिम्मत मिल गई तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करने की। अब मुझे सबको दिखाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। आशा ने भौहें उठाते हुए कहा, रुको जरा, मुझे लगता है तुम जरा ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। वो कुछ कह रही थी। उसने देखा पर्सनल गायब था। उसने हाथ से अपना माथा दबा दिया। ओह नो, ये फिर कुछ पागलपन करने जा रहा है। कुछ दिन बाद जब आशा ने अपने चैम्बर का दरवाजा खोला तो उसके पैर रुक गए। पूरा कमरा टेबल से लेकर बालकनी तक फूलों से भर गया था। सॉफ्ट पेस्टल पेटल्स हर तरफ बिखरे हुए थे, जैसे कोई सपना जिंदा हो गया हो। ये सब क्या है अब? उसने हैरानी से कहा। पीछे से कार्लाइस निकला, आंखों में मुस्कान और आर्म्स फोल्डेड। तो आशा, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? आशा ने गुस्से और प्यार के बीच वाली आवाज में कहा, तुम फिर से पैसा बर्बाद कर रहे हो? इतनी बेकार चीजों पे क्या जरूरत थी? कार्लाइस ने उंगली हिला के बोला, आशा मेरी बात सुनो। ये फ्लावर्स ईस्टर्न रीजन के हैं, वही जगह जहाँ मॉन्स्टर आया था। मैंने सब खरीद लिया ताकि वहां के लोगों को मदद मिले। आशा की आंखें नरम हो गई। ओह, तो ये वजह थी। मुझे माफ करो, मैंने गलत समझा। माफी कैसी? कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ही पहले बताना चाहिए था। फिर उसकी आंखों में हल्की सी शैतानी चमक आई। अब जब मैंने तुम्हारा रूम इतना सुंदर बना दिया है तो क्यों ना आज रात यही साथ सो जाए? आशा ने उसे देखा, आंखों में प्यार और शर्म के साथ। मुझे कोई ऐतराज नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। कुछ हफ्ते बाद इंपीरियल डॉक्टर के चेंबर में डॉक्टर ने पल्स चेक करके कहा, योर मैजेस्टी, आप प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? आशा और कार्लाइस दोनों एक साथ बोले। कार्लाइस की आंखें खुल गई। क्या आप श्योर है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं? कार्लाइस ने हंसी छुपाते हुए कहा, नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा, पहले महीने में आपको अपना शरीर का ध्यान रखना होगा और मन शांत रखना होगा। अनाउंसमेंट 2-3 महीने बाद करना बेहतर रहेगा। आशा ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, थैंक यू। कार्लाइस ने जोड़ते हुए कहा, और प्लीज अभी किसी को मत बताना। डॉक्टर ने प्रणाम करके कहा, ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, और चला गया। कार्लाइस ने हल्की सांस ली। मैं पिता बनने वाला हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। फिर हंसी आई। मैं खुश हूँ कि तुमने फाइनली इंपीरियल डॉक्टर को दिखाया, वरना तुम तो कह रही थी कुछ नहीं हुआ। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। ये तो सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर एक नई जिंदगी है। कार्लाइस ने धीरे से कहा, अगर बेटी हुई तो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह दिखे, इतनी ही खूबसूरत। आशा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और अगर वो तुम्हारी तरह हुई तो भी बहुत प्यारी होगी। फिर उसने कहा, अब तो लोग आयर के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। कार्लाइस ने तुरंत कहा, तुम्हें उनकी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं।
अगर कोई कुछ कहे तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। आशा ने हंसकर कहा, तुम्हें सिर्फ मुझे शांत रखने पर ध्यान देना चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन तुम बेड पे सिर्फ पड़ी रहोगी तो बोर हो जाओगी, कार्लाइस ने कहा। आशा बोली, मुझे नॉर्मल रहना ज्यादा सही लगेगा ताकि प्रेगनेंसी छुपी रहे। कार्लाइस ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, तो फिर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे अपने बच्चे और तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना है। आशा ने हंसकर कहा, अगर तुम हमेशा मेरे पास रहोगे तो नोबल्स को और भी ज्यादा डर लगेगा। बिल्कुल सही, कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, तब कोई भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। कुछ महीने बाद पैलेस के बाहर कार्लाइस चैम्बर के बाहर घूम रहा था और बहुत बेचैन था। वो सोच रहा था, मैंने सुना है चाइल्ड बर्थ बहुत पेनफुल होता है, पर मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। क्यों इतना शांत है अंदर? कहीं आशा को कुछ हो तो नहीं गया? उसने खुद से कहा, एक बच्चा काफी है, मैं नहीं चाहता आशा को फिर से इतना दर्द हो। तभी डॉक्टर बाहर निकला। मुबारक हो योर मैजेस्टी, नया एम्परर आ गया है। कार्लाइस ने सांस रोक ली। ऑलरेडी? आशा कैसी है? डॉक्टर मुस्कुरा गया। बिल्कुल ठीक है, मैंने कभी किसी को इतने दर्द में भी इतना शांत नहीं देखा। कार्लाइस अंदर दौड़ा, आंखों में आंसुओं की चमक थी। आशा, उसने धीरे से कहा। आशा ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। देखो हमारा बेबी, उसने धीरे से कहा। कार्लाइस उसके पास आया, आंखें बड़ी हुई, बिल्कुल हैरान। ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? फिर हल्का सा हंसकर बोला, पर अजीब होते हुए भी कितना खूबसूरत है, तुम्हें नहीं लगता? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा अलग है पर बहुत प्यारा है। 9 साल बाद। रेयान, भागो मत! आशा और कार्लाइस दोनों उसके पीछे दौड़ रहे थे। आशा ने सांस संभालते हुए कहा, तुम हर बार इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो जब हम यहाँ आते हैं? कार्लाइस बोला, शायद उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद है। रैन रुक गया और उस पेंटिंग को देखते हुए बोला, पापा, आपने तो कहा था ये पिक्चर इम्पीरियल म्यूजियम में लगाने वाले हो ना? हाँ, कार्लाइस जवाब दिया, ताकि सब लोग देख सके कि तुम्हारी माँ कितनी कूल थी। आशा ने सर हिला के हंस दिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मोमेंट म्यूजियम में जाएगा। मुझे तो लगा था वो तो बस एक नॉर्मल दिन था। कार्लाइस ने चिढ़ते हुए कहा, नॉर्मल? अरे असली सीन तो पेंटिंग से ज्यादा जबरदस्त था। आशा ने आंखें घुमाई। रेयान के सामने इतने हीरो टाइप बातें मत बोलो, वो फिर सच मान लेगा। रेयान चुपचाप पेंटिंग देख रहा था। कार्लाइस ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, मैंने सुना है ये वाली एज जब बच्चा अपने पेरेंट्स को दुनिया का सबसे बेस्ट समझता है, ज्यादा देर नहीं टिकती। आशा ने हंसी रोककर कहा, अच्छा, मतलब कुछ साल बाद वो हमसे लड़ने लगेगा? बिल्कुल, कार्लाइस ने बोला, जब उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होगा तब तो हम दोनों दुश्मन लगने लगेंगे। आशा ने प्यार से कहा, हो सकता है, पर मुझे लगता है तुम हमेशा उसके लिए एक बेस्ट फादर रहोगे। रैन तुम्हें हमेशा ज्यादा पसंद करता है। कार्लाइस ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें पता भी है रैन का असली आइडल कौन है? तुम? आशा? आशा हंस पड़ी। मैं तो उसे हर दिन डांटती हूँ। रैन, कार्लाइस ने बुलाया। यस फादर, मेरे पास बुरी खबर है, कार्लाइस ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा। रैन चौंक गया। क्या हुआ? माँ के बारे में? तुम्हारी माँ को लगता है तुम्हें वो उतनी पसंद नहीं जितना मुझे। क्या? ऐसा कब कहा उन्होंने? आशा ने हल्की आवाज में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने सिर्फ ये कहा कि शायद वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। कार्लाइस ने बोला, रैन, तुम्हारी माँ को ऐसा क्यों लगता है? रैन सोचकर बोला, शायद शायद मैं उन्हें आई लव यू इतनी बार नहीं कहता जितनी बार कहना चाहिए। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है रैन, तुम तो हर रात सोने से पहले मुझे ये कहते हो। फिर भी, कार्लाइस ने कहा, तुम्हारी माँ थोड़ी शाय नेचर की है, वो तब भी ऐसे ही बिहेव करती थी जब मैं उसे अपना प्यार दिखाता था, उसे यकीन ही नहीं होता था। आशा ने तुरंत कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो उसके सामने? कार्लाइस हंसा, बस सच बता रहा हूँ। इसलिए रैन, हमें उसे रोज और ज्यादा कहना चाहिए कि हम उससे प्यार करते हैं, वो डिजर्व करती है ये सब।
रैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आसान काम लगता है। बिल्कुल, कार्लाइस बोला, और थोड़े एक्स्ट्रा हग्स और किसेस भी होंगे। डन, रैन ने कहा और माँ की तरफ भागा। आशा ने आंखें संकोच कर पूछा, तुमने इसे क्या समझा दिया है? कार्लाइस और रैन दोनों ने उसे एक साथ हक कर लिया। बस ये कि आज से हम तुम्हें हर दिन, हर वक्त, हर मील पे आई लव यू बोलेंगे, कार्लाइस ने मुस्कुराकर कहा। आशा हंसी और धीरे से बोली, मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। उन तीनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया। एक छोटी पर परफेक्ट फैमिली। तो गाइस, हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है, और आप लोगों ने जितने भी कंप्लीट मानवा रेकमेंड किए हैं, मैं उन्हें ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। मैंने सबको अपनी बकेट लिस्ट में डाल दिया है। तो कल से हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें रीबर्थ होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर का नहीं, 2 कैरेक्टर का। तो चलो मैं आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ। एक दिन मैंने आँख खोली और पाया कि मैं एक फैंटेसी नॉवेल के अंदर हूँ, पर हीरो नहीं, विलननेस। मैं हूँ मिंजो। अब इस दुनिया में सब मुझे कहते हैं दहलिया मार्गरेट, वो विलननेस जिसका अंजाम सिर्फ मौत लिखा गया है। मुझे लगा अब मैं अपनी पुरानी लाइफ के दर्द से आज़ाद हो गई हूँ। पर जब मैं अपनी बहन फ्लोर से मिली, मेरी सांसें रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल उसी लड़की जैसा था, सियोन, मेरी स्कूल बुली। अब मैं सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं आई, मैं बदला लेने आई हूँ। और इस खेल में मेरी नज़र है एक रहस्यमय हैंडसम रॉयल पर, जो शायद मेरा सबसे बड़ा साथी या सबसे खतरनाक सौदा बन सकता है। क्योंकि इस बार कहानी लिख रही हूँ खुद मैं, और इस स्टोरी का नाम है द विलननेस बिकम्स द लीडिंग लेडी। और ये एक कंप्लीट मानवा है जो मुझे इस सब्सक्राइबर ने रेकमेंड की है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप लोग भी मुझे मानवा रेकमेंड कर सकते हैं, बस वो मानवा कंप्लीट होना चाहिए। और थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना पसंद कर रहे हो मानवा को, लाइक कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करते रहना, और सब्सक्राइब्स करो जिसने नहीं किया है, और थैंक यू सो मच जिसने सब्सक्राइब्स किया है। चलो बाय, मिलते हैं कल।